हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेट अ सेकेंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी का चैप्टर है, पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है जो फंडामेंटल राइट्स के बाद में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल नहीं, ये क्या होता है, हम हर एक चीज़ कुछ क्वेश्चंस के साथ हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले ये होता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है, जैसे कि चाहे वो लेजिस्लेचर को लेकर या फिर एग्जीक्यूटिव को लेकर कोई भी लॉ बनाती है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी लॉ को बनाएगी। क्योंकि ये जो हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये हमारे संविधान में दिया गया है। तो इसीलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो हमारे डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए उस लॉ को बनाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये किस पार्ट में आता है। ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक आता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसका आर्टिकल वो पार्ट 3 में आता था, पार्ट 3 में आता था। और उसका जो क्या पार्ट था, 12 से 35 था। और ये हमारा डीपीएसपी क्या है, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल है और पार्ट 4 से होता है। हमारा डीपीएसपी कहाँ से कॉपी किया गया है, डीपीएसपी हमारा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 यहाँ से कॉपी किया गया है। डीपीएसपी हमारा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। लेकिन इन्होंने कहाँ से कॉपी किया था, इन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने कॉपी किया था। लेकिन अगर इंडिया में पूछा जाए कि हमने डीपीएसपी को कहाँ से कॉपी किया, तो हम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे, स्पेनिश नहीं। अगर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से कॉपी किया तो हम स्पेनिश लगाएंगे। जो हमारे बाबा साहब हैं बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने डीपीएसपी को बोला है एक नोबल फीचर बोला है। डीपीएसपी को एक नोबल फीचर बोला है। नोबल मतलब क्या होता है, एक न्यू फीचर डीपीएसपी को बोला। ये ऑप्शन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको डीपीएसपी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट आर्टिकल, वैसे तो आर्टिकल इसके 36 से 51 है, लेकिन मतलब मोस्टली 38 से 51 लोग मानते हैं, लेकिन 36 37 भी इसी में ही आता है डीपीएसपी में। तो 36 हमारा आर्टिकल क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 37, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारा आर्टिकल नंबर 36 क्या होता है। शॉर्ट में जैसे कि आपने पढ़ा है फंडामेंटल, आर्टिकल नंबर 36 क्या है, फंडामेंटल राइट में पढ़ा है स्टेट के बारे में। आर्टिकल नंबर 12 फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में हमने स्टेट के बारे में पढ़ा है। सेम वही स्टेट की डिफिनेशन आर्टिकल नंबर 36 में दी गई हुई है, जो हमारे किस में है, पार्ट 4 में है और किस में है, डीपीएसपी में है। पार्ट 4 में है और डीपीएसपी है। ऑप्शन के फॉर्म में एग्जाम में पूछा भी गया कि स्टेट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 12 है और आर्टिकल नंबर 36 है। ये दो आर्टिकल स्टेट से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन के फॉर्म में कई सारे आर्टिकल दे देते, 35 36 अलग अलग ऑप्शन में दे देते हैं, तो लेकिन आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 ये हमारे स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 37, डील विद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आर्टिकल नंबर 37 ये बोलता है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। आर्टिकल नंबर 37 मतलब जो हमारा डीपीएसपी है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारा नॉन इन्फोर्सेबल है। कि हम किसी भी कोर्ट में, अगर डीपीएसपी नहीं है तो हम किसी भी कोर्ट में जाके हम अपना रख नहीं सकते। जैसे हम फंडामेंटल राइट में हम इंडिविजुअली जाके हम अपना कोर्ट में, जुडिशरी में अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम नहीं कर रही है जो हमारे अगेंस्ट में या फिर कुछ भी हो, तो हम इसमें कोर्ट में जाके नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। तो ये नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो 37 में ये है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर कोई भी लॉ बनाती है तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाती है। इसमें ये, क्योंकि ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाती है। तो अगर हम डीपीएसपी, अगर हमारा ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो हम किसी भी कोर्ट में ये जस्टिसिएबल नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। ऐसे राइट टू वर्क,
अभी DPSP में हमारा लिखा हुआ है राइट टू वर्क। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, राइट टू वर्क एक एग्जांपल बता रही हूँ। राइट टू वर्क जैसे दिया गया है, इसमें क्या है, सबको काम करने का अधिकार। और हम जाके अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हम जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम हमारे आर्टिकल में दिया गया कि सबके पास काम करने का अधिकार है, लेकिन ये हमारे पास हम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब हम अनएम्प्लॉयड है, तो इस पर हम जाके कोर्ट में बोल सकते हैं। पर राइट टू वर्क ये DPSP में आता है, इस वजह से हम ये कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हैं। और वैसे भी नहीं भी बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन तो अनएम्प्लॉयड है, मतलब हर एक पर्सन तो एम्प्लॉयड नहीं है जो वो जाके जुडिशरी में बोल सके। तो इसी वजह से इसको नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 को मैंने अभी डिटेल से डिटेल से समझा दिया है। आर्टिकल नंबर 36 स्टेट को डिफाइन करती है। आर्टिकल नंबर 37 किसको करती है? आर्टिकल नंबर 37 कोई भी लॉ बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट तो वो DPSP को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 में क्या होता है? आर्टिकल नंबर 38 में क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपुल। हर एक पीपुल की वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ। और इनइक्वालिटीज़ को कम करता है, मिनिमम इनइक्वालिटीज़। आर्टिकल 38 में ये नहीं कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाए, जो गरीब है वो और गरीब होता जाए, ये चीज़ नहीं है। ये हर एक पर्सन के वेलफेयर के लिए काम करता है और इनइक्वालिटीज़ जो हैं, भेदभाव है, उनको कम करता है। जो हमारा 38 आर्टिकल नंबर है, ये हमारा पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल नंबर 38 के लिए। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल नंबर 38 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया था। मोस्टली एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल क्या कह रहा है वो बहुत कम ही चांसेस है पूछे जाने के, किस अमेंडमेंट में हुआ, इसमें क्या जो चीज़ें अलग होती हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 39A। 39A में क्या होता है? फ्री एंड लीगल एड। इसमें क्या बोलते हैं? फ्री एंड, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड टू पुअर। तो ये भी है आर्टिकल नंबर 39A में। इसको इट इज़ एडेड बाय, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आर्टिकल नंबर 39A को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर, जो जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उसको मैं पढ़ा रही हूँ। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है? विलेज पंचायत को लेके है। विलेज पंचायत जो हमारी 3 टायर सिस्टम है, एक सेकेंड, 3 टायर सिस्टम, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। इसमें क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट, ये क्या होते हैं? ब्लॉक, और ये क्या होते हैं? गांव। तो इसमें क्या है? ये हमारा जो विलेज पंचायत है आर्टिकल नंबर 14, ये हमारा क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रिंसिपल्स पे विलेज पंचायत काम करता है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करता है। आर्टिकल नंबर 41 में क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब सबको काम करने का अधिकार है। अभी मैंने इसका एग्जांपल बताया था, सबको पढ़ने का 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक का एजुकेशन कंपलसरी है, ये आपको पता होगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 43A में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आप बस इसको देख लीजिएगा। 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, मैं बता रही हूँ। जो ये 43A है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, सॉरी ये 42 अमेंडमेंट एक्ट है 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया है 43A को, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एंड 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ बता दे रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट है, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो इस अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किए गए हैं हमारे संविधान में। पहला कौन सा आर्टिकल है? मैंने बताया था आपको, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 39। 39 में क्या था कि हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने के लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन है, उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल, अगर कोई एक काम मतलब बराबर का काम कर रहा है तो उसके लिए बराबरी का पे। इसमें क्या है? इक्वल पे टू इक्वल मैन, इक्वल वर्क टू इक्वल पे। तो ये हर एक मैन और वुमेन को इक्वल पेमेंट होना चाहिए, इक्वल काम का, अगर वो एक बराबर काम कर रहे हैं तो उनके लिए इक्वल पे होना चाहिए।
आर्टिकल नंबर 39 किसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर हमारा क्या है 39A। इसमें भी मैंने बताया था फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर, अभी यहाँ पे मैंने समझाया था, ये नीचे आप देख रहे होंगे इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड टू पुअर, यहाँ पे मैंने बताया भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो ये इसमें आता है। 39A किसमें आता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है अभी मैंने बताया यहाँ पे 43A। 43A में क्या होता है, ये भी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ये जो है यहाँ पे मैंने बताया है। एक लास्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 48A। ये भी यह है, ये चारों आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। 48A में क्या है, इन्वायरमेंट के लिए है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या फिर ये सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए है। ये हमारा क्या है 48 आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 48A। नेक्स्ट हम यहाँ पे आर्टिकल नंबर 44 ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब अगर कोई भी लॉ बनना है तो वो हर एक रिलीजन पे अप्लीकेबल होगा, ये कि नहीं कि किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी भेदभाव किया जाएगा। अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है तो वो हर एक पर्सन हर एक रिलीजन पे अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें क्या आर्टिकल नंबर 44 ये क्या है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें ये क्या है, ये हमारा लिबरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा किस पे काम करता है, लिबरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जिसने जैसे मैंने विलेज पंचायत का बताया था गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, वैसे ही ये सिविल कोड लिबरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 45 आर्टिकल नंबर 45। अभी मैंने बताया यहाँ पे कि जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। तो आर्टिकल नंबर 45 में हमारे यही बताया गया है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है आर्टिकल नंबर 45 में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस के पढ़ाई को लेके, इनके एजुकेशंस को लेके प्रमोशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके करना है। ये किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और जो बाकी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए आर्टिकल नंबर 46 है। आर्टिकल नंबर 47 क्या है कि ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, पब्लिक हेल्थ को, इन सबको इम्प्रूव करना। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पहला क्या है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना और एक पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 47 में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 48। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का लिए काम करता है। 48A अभी मैंने बताया ये किसके थ्रू ऐड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये ऐड किया गया है। ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और ये इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट है 49 कि ये हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं बस खाली आपको नॉर्मली एक आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखें कि हाँ आर्टिकल में ये होता है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 50। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हमारे क्या आते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये हमारी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इनको जुडिशरी में क्या आती है, हमारी कोर्ट आती हैं, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारी किस में आती है, जुडिशरी में। तो आर्टिकल 50 ये बोलता है कि जो कोर्ट हैं, जो कोर्ट के काम हैं और जो ये एग्जीक्यूटिव के हैं, इन दोनों को सेपरेशन, मतलब इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेपरेशन मतलब दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों अलग अलग रखा गया, दोनों को मिलाया नहीं गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के काम करता है। मतलब जैसे इंटरनेशनल हमारे हर एक कंट्री से रिश्ते नाते कैसे हो, हर एक हमारा कंट्री के साथ हमारा क्या मतलब कि क्या है, फ्रेंडशिप कैसी है, हर एक चीज़ को ये ख्याल रखता है। आर्टिकल नंबर 51 कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आप एक और आर्टिकल जान लीजिए, यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। आर्टिकल नंबर 51 तो ये हो गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल नंबर 51A यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, आर्टिकल नंबर 51A
इसको मैंने शायद फंडामेंटल राइट में पढ़ाया हुआ होगा, आप एक बार देख सकते हैं वहाँ पे जाके, वैसे मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। आर्टिकल नंबर 51A क्या है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसके लिए भी कौन सा अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके लिए भी एक अमेंडमेंट किया गया था। हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 51A को फंडामेंटल ड्यूटी कर लाया गया था। इसके अंदर कितनी ड्यूटीज़ हैं, इसके अंदर 11 ड्यूटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शुरू में इसके अंदर 8 ड्यूटीज़ थी, लेकिन इसमें 11 ड्यूटीज़ हैं। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 86 अमेंडमेंट किया गया था। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 86 अमेंडमेंट किया गया था। इसमें कितने ड्यूटीज़ हैं, 11 ड्यूटीज़ है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कमेटी कौन सी फॉर्म हुई थी इसको लाने के लिए, तो स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्म हुई थी, जो 51A को फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल राइट और DPSP में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। दे आर जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं कि अगर हमारा इंडिविजुअल के कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जाके, एक इंडिविजुअल हम जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे ये राइट वायलेट किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें जाना है तो आर्टिकल नंबर 32 रिट्स के थ्रू जा सकते हैं, और अगर हमें हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू जा सकते हैं। पर DPSP क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। यहाँ इसको मैंने शुरू में आपको बताया था, नॉट लीगली इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। अगर हमारे इसमें क्या है कि हम कोर्ट में जाके अपने पॉइंट्स को नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। अगर हम हर एक चीज़ को, कुछ भी होगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो हम सीधे कोर्ट में ही चले जाएंगे, तो इसलिए हम ये किसी भी कोर्ट में, किसी भी जुडिशरी में हम जाके अपील नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या DPSP क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स को निगेटिव लिया जाता है और हमारा जो क्या कहते हैं DPSP है इसको पॉजिटिव लिया जाता है। इसको नेगेटिव इसलिए जाता है क्योंकि ये स्टेट को प्रोहिबिट करती है। नेगेटिव इसलिए रखते हैं कि ये स्टेट को रोकती है, और पॉजिटिव ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है ये स्टेट को रोकती नहीं है, मतलब कि स्टेट को काम करने के, स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, तो ये पॉजिटिव हो गया। इनके पास क्या है, लीगल सैंक्शंस हैं। लीगल सैंक्शन ये ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से होते हैं, इसमें मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं। ये हर एक पर्सन के किसके लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए काम करता है। और ये क्या है, ये एक पूरी कम्युनिटी, एक सबके लिए ये काम करता है। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं काम करता, ये एक पूरे सोशलिस्ट, पूरे एक कम्युनिटी के लिए काम करता है। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए, और ये क्या है, ये एक उसके लिए है, प्रमोट वेलफेयर, एक इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए है। दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। हम किसी भी कोर्ट में आके इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। शायद देखिए यहाँ पे एक मिसमैच हो गया है, एक मिनट, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये इसका यहाँ पे होगा 4th पॉइंट, वेलफेयर है, और ये किसी सब कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए काम करता है। नेक्स्ट है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड विच कम्युनिटी सजेस्ट द जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल टाइप ऑफ राइट। जस्टिसिएबल किसके लिए है, फंडामेंटल राइट के लिए है। नॉन जस्टिसिएबल किसके लिए है, DPSP के लिए है। तो किस कमेटी ने सजेस्ट किया था, यहाँ पे मेंशन है किस कमेटी ने सजेस्ट किया था, तो सप्रू कमेटी ने सजेस्ट किया था यहाँ पे कि जो है सजेस्टेड जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल टाइप ऑफ राइट की, मतलब ये कैसी राइट्स होते हैं, इनको इसको किसने सजेस्ट किया था, सप्रू कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द आइडियाज दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज। कौन सी चीज़ें जो स्टेट अपने ध्यान में रखती है अगर पॉलिसी बनाती है, तो फंडामेंटल राइट्स को रखती है, और DPSP को रखती है, गांधीयन प्रिंसिपल को रखती है, या फिर सोशलिज्म को रखती है, तो DPSP को रखती है। DPSP के अंदर ही गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिज्म आ जाएगा। तो स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो DPSP, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको ध्यान में रख के करती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी DPSP? कौन सा इसमें ट्रू है? द कॉन्सेप्ट वॉज मैंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड DPSP आर नॉट लीगली इन्फोर्स्ड। तो ये कौन सा हमारा सही है? इसमें क्या है, बोथ 1 और 2 सही है। वैसे जो DPSP है ये हमारा कॉपी किया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में इसको इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया गया था। लेकिन इसमें पूछा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे मैंशनड है, तो हाँ बिल्कुल ये मैंशनड है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम चीज़ें कॉपी की गई हुई हैं वो यहीं से कॉपी की गई हुई हैं। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्स्ड, जिसको मैंने बताया हुआ है। तो बोथ 1 और 2 आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वोमेन? इसको भी मैंने अच्छे से बताया है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 39। किस कौन सा अमेंडमेंट है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके लिए अमेंडमेंट क्या है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल नंबर 39 क्या बताता है? फ्री एंड लीगल एड टू पुअर। फ्री एंड लीगल एड टू पुअर। आर्टिकल नंबर 39 ये बताता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 43 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 43 मेक्स प्रोविजन फॉर जस्टिस। आर्टिकल नंबर 43 मेक प्रोविजन फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, सिक्योर अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विथ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। तो इसमें कौन सा सही है? आर्टिकल नंबर 43 हमारा क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 43 इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है? तो इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। लिविंग वेज के लिए बताता है और एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए आर्टिकल नंबर 43 बताता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट द गांधीयन प्रिंसिपल्स? पे कौन सा आर्टिकल काम करता है? अभी मैंने आपको बताया था विलेज पंचायत। विलेज पंचायत आर्टिकल नंबर 40 था, उसमें वो किस पे काम करता था? विलेज पंचायत किस पे काम करता था? गांधीयन प्रिंसिपल पे। गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करता था। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 40 खाली है, लेकिन आर्टिकल नंबर 40 से लेके 48 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने बताया था, और थोड़ा DPSP से उतने क्वेश्चंस तो नहीं बनते, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं इसको उतना ध्यान से किया है, क्योंकि इसमें उतने क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर करा रही हूँ यहाँ पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है? आर्टिकल नंबर 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द न्यू DPSP वॉज एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? देखिए DPSP से हमारा कितने, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कितना हमारे चार आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं ध्यान से तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 आर्टिकल्स बताए गए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन चलिए हम देखते हैं। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये किसमें है? ये आर्टिकल नंबर 39A है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसको मैंने बताया था, आर्टिकल नंबर 51 है। आर्टिकल नंबर 50 क्या है? आप इसको कमेंट करिएगा। स्टेट नीड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, इसको भी मैंने बताया है, आर्टिकल नंबर 38। प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इसके लिए आर्टिकल नंबर 47 है, जो किस में आता है? अभी मैंने बताया ना, आर्टिकल नंबर 40 से 48 तक किस में आता है? ये हमारा किस में आता है? गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स में काम करता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा 42nd में ऐड किया गया है? तो ऐसे कि आपको पता होगा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्टिकल नंबर 39A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू क्या किया गया है? ऐड किया गया है। आप आर्टिकल नंबर 38 बताइए किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है? मैंने इसको पढ़ाया है अभी स्टार्टिंग में ही, तो उतना हार्ड नहीं होगा आपके लिए।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे DPSP से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको मैंने कवर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।